नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का पार्ट 2 है ये दोस्तों। इससे पहले एक पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से पार्ट 1 में अपने फसल के बारे में चीज़ें पढ़ी थी कि फसल किसे कहते हैं, फसल की जुताई क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से की जाती है, फसल की बुआई किस प्रकार से की जाती है, फसल के अंदर खाद और उर्वरक किस आधार पर अपन देते हैं, ठीक है, और खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंसेस है, क्या उनके लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे सिंचाई से रिलेटेड, ठीक है, सिंचाई और उसके आगे के टॉपिक। तो सिंचाई देखो क्या होता है, सिंचाई किसे कहते हैं अपन। देखो, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है, ठीक है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। भाई जैसे जैसे पौधों की जड़ें हैं ना जल को अवशोषित करेगी, तो उसके साथ में जो खनिज लवण उर्वरक वगैरह आप उसमें देते हो, उनका भी अवशोषण वो करती है, जड़ों से पौधे जो करते हैं, ठीक है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, ठीक है। ये जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। ये जो अंकुरित होते हैं बीज, वो शुष्क स्थिति में कैसे होंगे, जल की उपस्थिति में होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, जल में घुले हुए पोषक का जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, ठीक है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है, ठीक है। और इसी निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई, ठीक है। निश्चित अंतराल में समय समय से, ऐसे भी नहीं कि आपने वहाँ पर पाइप खुले ही छोड़ रखे हैं, ठीक है ना। भाई जैसे भी इनको 3-4 दिन से फसल सूख जाती है, तो 3-4 दिन से या 2 दिन से, जैसे भी अलग अलग फसल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ताकि फसल सूखे नहीं, ठीक है ना, नमी बनी रहे मिट्टी के अंदर। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं से भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना भाई। फसल के हिसाब से भी वेरी करती है, ठीक है। वो किस फसल में किस हिसाब से, जैसे कई फसलें होती हैं जिनमें आप 10 दिन से भी दे दो, कई में 2 दिन से देनी पड़ती है, ठीक है, पानी। मिट्टी और ऋतु में भी भिन्न भिन्न होता है। मिट्टी मान लो कई मिट्टी ऐसी है जो ज़्यादा शुष्क हो जाती है, पानी देती रात को पानी दिया दिन में सूख जाएगी तो फिर देना पड़ जाएगा रात को, ठीक है। कई मिट्टियाँ ऐसी होती है एक बार पानी दे दिया 5-7 दिन तक उसकी नमी गायब ही नहीं होती, ठीक है। ये ऋतु पे भी डिपेंड करता है। जैसे सर्दियों में कम पानी में काम चल जाता है क्योंकि नमी रहती है मिट्टी में। गर्मियों में क्या होता है, नमी नहीं रहती, मिट्टी सूखी रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो फसलों के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से भी सिंचाई का समय अलग अलग होता है, ठीक है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अधिक होती है, ठीक है। आगे देखेंगे सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत देखो कौन कौन से होते हैं। सिंचाई के स्रोत होते हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बाढ़, नहर इत्यादि सब क्या है, सिंचाई के स्रोत हैं, ठीक है। जल के स्रोत हैं, यहाँ से अपन फिर पानी वगैरह लाके और सिंचाई करते हैं। आगे देखेंगे पारंपरिक तरीके देखेंगे सिंचाई के, ठीक है। पहला तरीका आपके पास मोटर, ये दिख रहा होगा आपको। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। भाई कुओं में, झीलों में, नहरों में, तालाबों में सब पानी तो मिलता है, लेकिन उसको लाए कैसे खेत तक, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके अपनाए गए। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते थे। मवेशी का मतलब होता है दोस्तों पशु, ठीक है ना, और मजदूर मतलब आदमी, जानते हैं आप। इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अतः ये सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। मैं सस्ते तो थे ही, लेकिन कम दक्ष है, मतलब ठीक है ना, इतना काम थोड़ा कम होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पहला है मोट या गिरनी, ठीक है। ये गिरनी देखो, ये गिरनी लगी हुई है। गिरनी से यहाँ से गड़े गड़े भर के या फिर बाल्टियाँ भर के पानी निकालो उस कुएँ में से, वहाँ से फिर एक नाला सा बना दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, फिर आगे नालियाँ बना जाती है छोटी छोटी, फिर वो उन क्यारियों में पहुँच जाता है पानी, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा तरीका था, काफ़ी लंबे समय में पानी जाता था और काफ़ी टाइम लगता था, ठीक है। फिर है चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है। इनके डायग्राम आपने देखो गिरनी का देख ही लिया है। अब ये देखो, ये चैन पंप,
इसमें क्या होता है, ये चेन पंप लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ से क्या बाल्टियाँ की बाल्टियाँ पानी निकलता रहता है, फिर नीचे चल जाती है बाल्टी, फिर पानी भर के ऊपर आ जाती है, ठीक है, फिर ये इस नाले में डाल देती है, यहाँ से पानी बहता बहता वही क्यारियों वगैरह में, ठीक है ना। सिस्टम ही अलग है, बाकी आगे की प्रोसेस सेम है, वही नाले से बह के क्यारियों में जाना, फसल तक पहुँचना, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये अलग सिस्टम है यहाँ पे, फिर आगे से तो वही देखो यहाँ, फिर यहाँ से पानी गिरा दिया जाता है, अलग अलग इन क्यारियों में पहुँच जाता है वो, ठीक है ना। इसको ढेकली बोलते हैं ये अपन, सी वाले को, ठीक है। अगला अपने पास में क्या है, ये रहट। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर आपके पास में कोई पानी का नीचे कुआं वगैरह, ठीक है, इसमें बाल्टियाँ बांध दी आपने इसके, ठीक है, और यहाँ से फिर ये बैल इसको चारों तरफ घूमता रहता है इसके, और यहाँ से बाल्टियाँ पानी की भर भर के इस नाले में गिराती रहती है, और आगे तो सेम प्रोसेस है वही, आगे खेत में पहुँच जाता है पानी, ठीक है। आगे देखेंगे, अब जल को ऊपर खींचने के लिए देखो सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता था, पंप चलाने के लिए डीजल का, बायोगैस का, विद्युत का, सौर ऊर्जा का आदि का उपयोग किया जाता था पहले, ठीक है। आगे देखें, आधुनिक पद्धतियां देखो जो आज आप देख पाते हो खेतों वगैरह में, सिंचाई की आधुनिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, मतलब बर्बादी कम होती है जल की, ठीक है, जितना काम है उतना ले लेंगे। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, ठीक है ना, कोई समतल भूमि नहीं, असमतल भूमि के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, स्प्रिंकल के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ पर कम मात्रा में जल उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, ठीक है, फव्वारे आप जिसको कहते हैं नॉर्मली। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है, देखो ये निश्चित दूरियों पे मुख्य पाइप से जुड़े हुए हैं, ये फव्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, ठीक है, तो वह घूमते हुए नोजलों से बाहर निकलता है, ठीक है, ये फव्वारे घूमते रहते हैं ऐसे चारों तरफ, और जल पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो, ठीक है ना। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं अन्य कई प्रकार की फसलों के अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आधुनिक तरीका ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे फसलों की जड़ों में गिरता है, इसलिए ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका ही है, इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पाइप बिछा दिए जाते हैं, ठीक है ना, और जहाँ जहाँ पौधे हैं वहाँ वहाँ उनमें क्या होता है, छेद निकाल दिए जाते हैं, तो उस पाइप में पानी होता है, उस छेद से बूंद 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 करके उस पौधे की जड़ में पानी गिरता रहता है, ठीक है, तो इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती है और उसमें आराम से पानी चल जाता है, ठीक है ना। ये कुछ प्रकार का सिस्टम है, देखो ये मान लो यहाँ पाइप बिछा रखे हैं, ठीक है, और ये यहाँ इन पाइपों में जहाँ जहाँ पौधे वहाँ वहाँ छेद होते हैं, वहाँ से बूंद बूंद पानी रिस के इसमें चल जाता है कि जड़ों में, और जड़ों में जाना चाहिए। पत्तियों पे पानी किस काम का, जड़ों में जाएगा, कोई जड़ से अवशिष्ट करते हैं पौधे तो, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों अगला टॉपिक है खरपतवार से रक्षा फसल की। आपने फसल देखो खेत की बुआई कर ली, फसल बो भी दी, उसमें खाद उर्वरक डाल दी, सिंचाई कर दी, अब उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी आपको खरपतवार से। खरपतवार क्या होता है, देखो अनचाहे जो पौधे उग जाते हैं ना खेत में, वही खरपतवार होते हैं, ठीक है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार बोलते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निराई, क्या बोलते हैं, निराई, ठीक है ना। भैया जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं फसल के साथ में, उनको अपन बाहर निकाल देते हैं वहाँ से, उनको क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। देखो निराई क्यों आवश्यक है, निराई इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो खरपतवार होती है ना, वो जल भी सोख लेती है, पोषक तत्व सोख लेती है, जगह घेर लेती है, ठीक है। पौधे को वृद्धि के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, प्रकाश नहीं मिल पाता, ठीक है, अच्छे से ढक लेती है उनको, क्योंकि जल्दी से पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, पौधे जल्दी बड़ी हो जाती है, ढक लेती है पौधों को। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं,
इनको निराई क्यों आवश्यक है, उनको हटाना क्यों आवश्यक है, देखो क्योंकि फिर काटते हो ना आप तो भी उसमें बाधा डालते हैं, ठीक है। फसल की कटाई के समय भी उसमें बाधा डालते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार क्या होते हैं दोस्तों, ये कुछ पशुओं वगैरह को खा ले या मनुष्य वगैरह कटाई के समय आ जाए मान लो उसमें भी, तो ये उनके लिए विषैले भी होते हैं कई खरपतवार, इसके लिए भी इनको निराई कर दी जाती है। मतलब जब फसल छोटी छोटी फसल उगती है ना उसी समय फसल के पौधे पहचान में आ जाते हैं, बीच में जो अनचाहे पौधे उगते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है बाहर। खरपतवार को हटाने तथा उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है, ठीक है। ये फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने तथा हटाने में सहायता मिलती है। इससे भाई जब अगर आप फसल जो उगाते हो ना, उस फसल को उगा रहे हो, खेत को जोत रहे हो, उससे पहले ही खेत की जुताई कर लेते हैं ना अपन फसल उगाने से पहले, तो उससे क्या होती है खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है, क्योंकि मिट्टी क्या हो जाती है समतल हो जाती है अच्छे से, ठीक है, भूरी भूरी मिट्टी हो जाती है, तो वहाँ से अच्छे से निकल पाते हैं वो ये पौधे। दूसरी चीज़ देखेंगे, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है ना। भाई जुताई होगी तो जो उग रहे हैं वो तो वैसे ही हट जाएंगे, वो तो वैसे ही हट जाएंगे, बाद में भी जो उगेंगे उनको अपन वैसे हटा देंगे निराई जब करेंगे, ठीक है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण तथा बीज बनने से पहले का होता है। जो आपने पौधे उगाए जैसे गेहूं की फसल चाहे बाजरे की फसल कोई सी फसल उगाई हो, उस फसल में अगर फूल आ रहे हैं उससे पहले ही आप खरपतवार को हटा दीजिए, ये उसका सर्वोत्तम समय खरपतवार हटाने का। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर, आप तो हाथ से उखाड़ दो उसको, ठीक है, खरपतवार के पौधों को, या फिर आप उसको बिल्कुल जो ज़मीन है आपकी भूमि है उसके लेवल से बिल्कुल सारे सारे से काट दो उनको, ठीक है। लेकिन वो बार बार में काटना पड़ेगा, क्योंकि काटोगे फिर बड़ी हो जाएगी तो एक दो बार उसको काटना पड़ेगा। यह कार्य खुरपी तथा हेरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है ना। खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है खरपतवार के पौधों को हटाने का काम। ये एक औजार है, इनसे किया जाता है, ठीक है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है ना। भाई खरपतवार नाशी दवाइयाँ आती है आजकल, उनको क्या होता है किसान पानी वानी में उनको मिला के उनका सॉल्यूशन बना के छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फसल होती है ना उनको तो नुकसान नहीं पहुँचाते हो, लेकिन वो अनचाहे पौधे जो होते हैं खरपतवार वो उनसे जल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D एक खरपतवार नाशी का नाम है, ठीक है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारे की सहायता से खेत में छिड़क दिया जाता है। ये आपको मैंने पहले बता दिया कि खरपतवार नाशी जो होते हैं उनको जल में मिला के आवश्यकता अनुसार उसमें जल मिला के उस खरपतवार नाशी में, या फिर जल ले लिया उसमें जितना भी डालना है, 1 बोतल 2 बोतल 100 ml 200 ml जो भी है डाल के, एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है वो, तो उसमें फिर उसका सॉल्यूशन बना के फिर छिड़क देते हैं अपन फव्वारे वगैरह की सहायता से स्प्रे कर देते हैं, जिससे खरपतवार क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है और फसल को इससे कोई हानि नहीं पहुँचती, ठीक है। आगे देखेंगे, ये देखो इस प्रकार से ये कर रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसा पहले बताया गया है खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, ठीक है ना। भाई खरपतवार ज़्यादा बड़ी बड़ी न हो, छोटी छोटी हो, उसी समय छिड़काव कर दिया जाता है, ठीक है। और जो अपनी फसल होती है उनमें भी पुष्पण वगैरह ना हो उससे पहले ही छिड़काव कर दिया जाता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। इसलिए उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपना मुंह नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल है तो आपके मुंह नाक वगैरह में चल गया तो भी आपके भी उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो ये किसान के लिए भी हानिकारक है, इसलिए इनका छिड़काव करते समय किसान क्या करता है मुंह नाक वगैरह ढक लेने चाहिए अच्छे से कपड़े वगैरह से। अब देखेंगे दोस्तों लास्ट में फिर फसल की कटाई करनी है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद में उसे काटना उसकी कटाई कहलाता है। फसल की कटाई किसे कहते हैं? फसल के पक जाने के बाद में उसके पौधों को काट लेना है, फसल की कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती, ये जो आप अभी देख पा रहे हैं दराती,
की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर मशीन होती है दोस्तों, उसका उपयोग से भी अपन क्या करते हैं, फसल के जो पौधे होते हैं उनको वहाँ से काट लिया जाता है या निकाल लिया जाता है भूमि से। काटी गई फसल से दानों या बीजों को भूसे से अलग करना होता है, जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। आपके मान लो एक क्वेश्चन आता है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसल से उनके बीजों को या दानों को अलग करना। जैसे आपने गेहूं की फसल काट ली, उससे गेहूं के दानों को अलग करना है, क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये जो कार्य होता है किस मशीन द्वारा किया जाता है? कंबाइन मशीन द्वारा। ठीक है, काटने का काम हार्वेस्टर मशीन द्वारा, जबकि गेहूं के दानों को अलग करना, थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन से किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ठीक है, कौन? कंबाइन मशीन एक होती है जो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का कंबाइन रूप है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से तो फसल काटता ही है, दूसरी तरफ से उसके दाने निकाल देता है। ठीक है ना, ये कंबाइन मशीन देखो, ये यहाँ से काटता जा रहा है इधर से, फिर यहाँ से ये इसमें हो आके क्या थ्रेसिंग होके इधर से दाने निकल जाते हैं। ठीक है, खुद छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, अब जिनके खेत छोटे हैं तो इतने मशीन वगैरह खर्चे नहीं उठा सकते, तो उनको फटक कर उनके अलग कर लेते हैं दानों को। ठीक है, और फसल के दानों को फटक कर अलग करना क्या, उसको क्या बोलते हैं? अपन विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनोइंग। ये फटकने वाली मशीन है, देखो यहाँ से कचरा अलग हो जाता है, दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कटाई पर्व, देखो ये एक छोटी सी है, इसको भी देख लेते हैं बीच में। 3-4 महीनों की कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी बनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का समय होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या, बिहू जैसे जुड़े होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पे दीपावली आ जाती है फसल काटने के बाद में, कहीं पे होली मनाई जाती है, वैशाखी है, पोंगल है, बिहू वगैरह, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। अब देखेंगे दोस्तों, कटाई वगैरह होगी तो उसका भंडारण करना, उसको स्टोरेज करना। ठीक है, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। भाई आपने अच्छे से काट पीट लिया, अच्छे से उगा लिया, अब उसको स्टोरेज करना भी तो उसका है एक महत्वपूर्ण कार्य है, इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल की दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने तथा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। ठीक है ना, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है, जिससे उनके कीड़ों, जीवाणुओं, कवक से सुरक्षा हो पाती है। ठीक है ना, तो स्टोरेज करने से पहले उनके दानों को अच्छे से सुखा लेना चाहिए। ठीक है ना, फिर उनको स्टोर करना चाहिए ताकि उनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, बीन्स जिनको बोलते हैं, में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों, ध्यान से देखिएगा, किसान अपनी फसल का भंडारण जूट के बोरों में, ठीक है, बोरियां जो होती है, धातु के बड़े पात्रों में कर लेते हैं। ठीक है, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों या भंडार घरों में किया जाता है, जिससे उनको ठीक है, ये साइलो है, देखो ये लिखा हुआ है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, ये भंडार गृह होते हैं, ये साइलो बोलते हैं। ये भंडार गृह आपके पास में है, बोरियां की बोरियां पड़ी हैं यहाँ पे। ठीक है, इनमें क्यों रखा जाता है इनको? जिससे उनके चूहे कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, और क्या है। ठीक है,
नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। जैसे मान लो आप घरों में अनाज वगैरह लाते हो, गेहूँ वगैरह, तो उनमें आप नीम की सूखी पत्तियां डाल देते हो। ठीक है। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों अर्थात सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। ठीक है। अब आपके लास्ट में एक टेबल दे रही कि जंतुओं से भोजन, जंतुओं से कौन कौन से भोजन मिलते थे। देखो, दूध, गाय, बकरी वगैरह से इस प्रकार के ये भोजन वगैरह ये दे रखे हैं आपके। एक बार देख लेते हैं इसको 2 मिनट। देखो, जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जैसे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो तटीय इलाकों में रहते हैं, बीच वगैरह पे, उधर समुद्र के किनारे, वो मछली वगैरह खा लेते हैं। ठीक है। एक चीज़ आपकी और है पशुपालन। पशुपालन क्या होता है, देखो, घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। और जब इससे बड़े पैमाने पे किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, जो भी पालतू पशु वगैरह होते हैं या फिर पशु या पक्षी, उनको एक बड़े पैमाने पर पालना ही पशुपालन कहलाता है। ठीक है। तो उनसे आपको उनके खाद्य पदार्थ मिलेंगे, जैसे दूध वगैरह है जो गायों भैंसों से मिलता है। ठीक है। मुर्गी से अंडे वगैरह मिलता है, या मछली पालन वगैरह भी है, मधुमक्खी पालन है जिससे आपको क्या मिलता है, शहद वगैरह मिलता है। तो ये सब पशुपालन के तहत आते हैं। मछली की बात कर रहे थे अपन, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली से कोड लीवर तेल मिलता है। ठीक है। जिससे विटामिन डी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको कुछ शब्द देखने को मिले हैं। ठीक है ना, एक बार इनको फटाफट से देख लेते हैं। कृषि पद्धतियाँ आपको पता ही है, कृषि में जो जो क्रियाकलाप किए जाते हैं कृषि पद्धतियों के तहत आते हैं। जुताई उताई, बुआई, खाद्य वगैरह डालना, सिंचाई वगैरह सब। ठीक है। स्टोरेज वगैरह। पशुपालन आपको पता ही है, पशुओं को पालना बड़े पैमाने पर। फसल क्या कहते हैं, एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में, उसको फसल कहते हैं। उर्वरक आपको पता ही है। ठीक है। भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए डाली जाती है, ये फैक्ट्री वगैरह बनाई जाती है। ठीक है। इस नए नए आपने वर्ड देखे हैं। ठीक है। भंडार घर आपको पता ही है, जिनमें स्टोर किया जाता है धान। कटाई, फसल को काट लेना पकने के बाद में। सिंचाई, उसमें पानी देना। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है, जून से लेकर सितंबर के बीच में। खाद, ठीक है, जैविक खाद वगैरह उसमें डालना पशु मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है। हल बुआई में काम आता है। रबी की फसल आपको पता है, सर्दियों में जो बोई जाती है उसको रबी की फसल बोलते हैं। बीज, साइलो क्या होते हैं, बड़े बड़े भंडार गृह, शीत गृह जो होते हैं। ठीक है। टेम्परेचर कम होता है उनका, जिससे उसमें नमी बनी रहती है और कीड़े वगैरह नहीं लगते। आगे देखेंगे। बुआई आप जानते हैं, फसल के उनको बीजों को मिट्टी में बोना। भंडार गृह आपको जानते हैं, स्टोरेज वगैरह जो है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या होती है, फसल काटने के बाद में उसके दानों को से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। खरपतवार आप जानते हैं, अनचाहे पौधे उग जाते हैं फसल में। खरपतवार नाशी उन अनचाहे पौधों को नष्ट करने के लिए जिसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है। वो केमिकल खरपतवार नाशी होता है। फटकना आपको पता ही है क्या होता है, बीजों को अलग करना फसल से, वो फटकना होता है। ठीक है। पारंपरिक तरीका है ये तो। ठीक है भाई। दानों को भूसे भूसे से अलग करना थ्रेसिंग होता है। फटकना क्या होता है, हाथ वगैरह से कर लेते हैं किसी छोटे खेतों वाले किसान जो होते हैं। ठीक है। पशुपालन आपने देख ही लिया कि पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है। तो अब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आप इसको आराम से, आपको समझ में आएगा हर चीज़। कोई डाउट हो आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ में। ऐसे ही वीडियो आगे देख लेने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे आपकी क्लास का वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।